नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डेटा पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के कार्य को ब्लैंक कहते हैं। डेटा पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के कार्य को ब्लैंक कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा होता है, डेटा पर अर्थमेटिक मतलब अंक गणितीय, मतलब कि जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, और लॉजिकल मतलब कोई कंडीशन चेक करना। यह जो ऑपरेशन होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, हमसे पूछा गया है। यदि हम डेटा पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे कहा जाता है डेटा की प्रोसेसिंग करना। हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करते हैं। यह डेटा इनपुट होने के बाद CPU या प्रोसेसर के पास भेजा जाता है। CPU या प्रोसेसर जो कि हमारे डेटा की प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो आउटपुट देता है, वह कहलाती है इंफॉर्मेशन। तो हम कंप्यूटर सिस्टम में जो इनपुट करते हैं वह होता है डेटा। डेटा पर अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? CPU, मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जो कि सभी प्रकार की प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो आउटपुट देता है वह हमारे लिए होती है इंफॉर्मेशन। तो डेटा पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के कार्य को प्रोसेसिंग कहा जाता है। और प्रोसेसिंग करता कौन है? CPU या प्रोसेसर। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेटा पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के कार्य को प्रोसेसिंग कहते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर बंद होता है तो ब्लैंक में डेटा डिलीट हो जाता है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो ब्लैंक में डेटा डिलीट हो जाता है। यहां पर हमसे पूछा गया है, निम्न ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है कि कंप्यूटर को बंद करने पर यहां से डेटा डिलीट हो जाता है। यहां हमें कुछ मेमोरी के टाइप दिए गए हैं, यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है, जब कंप्यूटर बंद होता है तो ब्लैंक में डेटा डिलीट हो जाता है, वह होती है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी है, जो कि कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रैम। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब अस्थायी मेमोरी है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। जब हम किसी फाइल या किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है तब वह रैम में स्टोर हो जाता है। मतलब जिस डॉक्यूमेंट पर, जिस फाइल पर, जिस प्रोग्राम पर हम वर्क करते हैं वह टेम्परेरी कहां स्टोर हो जाता है? रैम में स्टोर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार करना है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का फुल फॉर्म है
रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी होती है। रोम में जो डेटा स्टोर होता है वह परमानेंट स्टोर होता है। रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तब उसमें रोम को फिट कर दिया जाता है। रोम के अंदर वह इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहां पर हमने कई क्वेश्चन एक साथ तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को किस अन्य नेम से भी जाना जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर को किस अन्य नेम से भी जाना जाता है, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है हमें यहां पर बताना है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर मतलब शॉर्ट में लिखा जाता है पीसी। जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, यह पीसी होते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट में पीसी लिखते हैं। और पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। देखते हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट्स के स्थान पर ब्लैंक का उपयोग करते हैं। सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट्स के स्थान पर ब्लैंक का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे पूछा गया है सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट्स के स्थान पर ब्लैंक का उपयोग करते हैं। अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन आ चुकी हैं। अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन आ चुकी हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। हर जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट के स्थान पर ब्लैंक का उपयोग करते हैं। जो बाइनरी डिजिट हैं यह तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होती थी, फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग थी, तो फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी बाइनरी डिजिट मशीन लैंग्वेज। लेकिन जैसे ही सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज आई तो उसमें यूज होने लगा असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जिसमें नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं। नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज में। नेमोनिक कोड होते क्या हैं? नेमोनिक कोड किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होते हैं। जैसे मान लो हमें एडिशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं एड, हमें सब्ट्रैक्शन लिखना है तो हम लिख सकते हैं सब। तो जो सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बाइनरी नंबर के स्थान पर नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं। नेमोनिक कोड क्या होते हैं? किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। मशीन लैंग्वेज में जिसके लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में मतलब 0-1 में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेमोनिक कोड का यूज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। और सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? हमें कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाते हैं, वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमें यहां पर पूछा गया है कि दिए गए सॉफ्टवेयर में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो एक वेब ब्राउजर है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है,
MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्टन एंटीवायरस। नॉर्टन एंटीवायरस जो है वह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। यहां पर एक एंटीवायरस का नाम दिया गया है नॉर्टन एंटीवायरस, जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्लाइड शो के रूप में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्लाइड शो के रूप में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? मतलब दिए गए ऑप्शन में से आप किसका उपयोग करके अपनी जानकारी को स्लाइड शो के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्लाइड मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए स्लाइड की सुविधा उपलब्ध कराता है। स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन का पेज। तो यदि हमें कोई जानकारी स्लाइड शो के रूप में शो करनी है तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर पॉइंट, जो कि हमें प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा देता है, और एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं। स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन का पेज। स्लाइड पर हम अपनी जानकारी को टाइप करते हैं, क्रिएट करते हैं, और जब हम प्रेजेंटेशन को शो करते हैं, प्ले करते हैं, तो हमारी जानकारी को अट्रैक्टिव तरीके से शो कर दिया जाता है। तो यदि हमें अपनी जानकारी को स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वास्तव में फाइल्स एंड फोल्डर का उपयोग करने के लिए उन पर क्लिक किए बिना किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वास्तव में मतलब एक्चुअली फाइल और फोल्डर का उपयोग करने के लिए उन पर क्लिक किए बिना किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा समझना है। यह क्वेश्चन हमें थोड़ा सा घुमाकर दे दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वास्तव में मतलब एक्चुअली फाइल फोल्डर का उपयोग करने के लिए उन पर क्लिक किए बिना किया जा सकता है? मतलब हमारे पास यदि कोई फाइल फोल्डर है, हमें उन पर एक्चुअल में क्लिक नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें उन फाइल फोल्डर का उपयोग करना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने कंप्यूटर में डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर का नाम है फॉर एग्जाम्पल टुडे। हमने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम क्या है? टुडे। बट हम डी ड्राइव में जाकर इस फोल्डर को ओपन नहीं करना चाहते हैं, हम इसको डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं। तो हम इस फोल्डर का एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पर क्रिएट कर सकते हैं। कहां क्रिएट कर सकते हैं? डेस्कटॉप पर। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, तो आपने देखा होगा, मान लो हमने उसको सी ड्राइव में इंस्टॉल किया। हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा प्रोग्राम कहां पर इंस्टॉल हो गया? सी ड्राइव में। लेकिन क्या आप सी ड्राइव में जाकर उस फोल्डर में जाकर सॉफ्टवेयर को रन करते हैं? आप उस सॉफ्टवेयर को उसके शॉर्टकट से, आइकन से कहां से ओपन कर लेते हैं? डेस्कटॉप से। मतलब आपके कंप्यूटर में किसी ड्राइव में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कोई फाइल सेव है, कोई फोल्डर सेव है, आप उस पर एक्चुअल में क्लिक नहीं करेंगे, वहां तक जाकर क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन आप उसका जहां पर शॉर्टकट बना है जैसे कि डेस्कटॉप पर, वहां से भी उसको उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टकट। आपने देखा होगा डेस्कटॉप पर सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर का, फाइल का, फोल्डर का क्या बनाया जाता है? शॉर्टकट, ताकि हमें उस प्रोग्राम को चलाने के लिए उसकी ओरिजिनल लोकेशन तक ना जाना पड़े। हम डायरेक्ट डेस्कटॉप से ही उस सॉफ्टवेयर को, उस फाइल को, उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टकट। डेस्कटॉप पर हम शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम मेमोरी में स्टोर किसी भी फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट एक्सेस
कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कंप्यूटर में। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पर कुछ हमें आइकन दिख रहे हैं। यहां पर एक आइकन है जैसे पेंट का, एमएस पेंट का, एक आइकन है नोटपैड का। आप देख सकते हैं इसके नीचे आपको एक एरो भी दिख रहा होगा। इसका मतलब यह है कि नोटपैड यहां पर इंस्टॉल नहीं है डेस्कटॉप पर, यहां पर सेव नहीं है, केवल इसका यहां पर शॉर्टकट दिया गया है। यदि हमें नोटपैड को एक्सेस करना है, नोटपैड को चलाना है, तो हम इस शॉर्टकट के माध्यम से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड ओरिजिनल रूप से हमारी किसी ड्राइव में, किसी फोल्डर में इंस्टॉल होगा, बट हम शॉर्टकट से उसको एक्सेस कर लेते हैं। मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वास्तव में, मतलब एक्चुअली फाइल फोल्डर का उपयोग करने के लिए उन पर क्लिक किए बिना किया जा सकता है? जहां पर फाइल फोल्डर बना है, जहां पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, हम वहां पर जाकर क्लिक नहीं करते हैं, हम तो शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं, लेकिन वह फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम या प्रोग्राम का सेट जो एक कंप्यूटर की सामान्य कार्य पद्धति को बाधित करता है उसे ब्लैंक कहा जाता है। एक प्रोग्राम या प्रोग्राम का सेट जो एक कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को रोकता है, बाधित करता है, मतलब उसको डिस्टर्ब करता है, उसे क्या कहा जाता है? हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रोग्राम या प्रोग्राम का सेट मतलब एक सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर की सामान्य कार्य पद्धति को, मतलब नॉर्मल वर्किंग को बाधित करता है, मतलब डिस्टर्ब करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, उसकी सामान्य कार्य पद्धति को बाधित करता है, वह होता है वायरस। यदि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मल वर्किंग नहीं करता है, वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वायरस। ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम जो एक नॉर्मल कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, उसकी सामान्य कार्य पद्धति को बाधित करता है, उसे क्या कहा जाता है? वायरस। और वायरस होता क्या है? वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और यदि हमें अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना है तो उसके लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो नॉर्मल वर्किंग होती है उसको डिस्टर्ब करता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकफी किसका एग्जाम्पल है? हमें एक नाम दिया गया है मैकफी, किसका एग्जाम्पल है? यह एक एंटीवायरस होता है। मैकफी क्या होता है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, और वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। करंट टाइम पर कई प्रकार के एंटीवायरस यूज किए जाते हैं, जैसे कि नेट प्रोटेक्टर है, मैकफी है, क्विक हील है, और भी कई कंपनियां एंटीवायरस को बनाती हैं। तो हमसे पूछा गया था मैकफी किसका एग्जाम्पल है? मैकफी एक एंटीवायरस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। यदि हमें एमएस वर्ड की फाइल में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है तो वह हमें किस टैब में प्राप्त होगा? यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी भी लोकेशन पर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यदि आपको एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी भी लोकेशन पर टेक्स्ट टाइप करना है, जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है वहां आपको टेक्स्ट टाइप करना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं।
टेक्स्ट बॉक्स एक स्क्वायर बॉक्स होता है जो आपको डॉक्यूमेंट में किसी भी लोकेशन पर टाइपिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। और यदि आपको टेक्स्ट बॉक्स को बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है, तो यह हमें इंसर्ट टैब के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स नाम का ऑप्शन होता है जहां से हम इसे डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एमएस वर्ड में। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने यहां पर एक सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आपको डॉक्यूमेंट में यदि किसी भी लोकेशन पर टेक्स्ट टाइप करना है तो आप इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करें। इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। हमने यहां पर सेलेक्ट किया ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट में अपने पेज पर किसी भी लोकेशन पर टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं और यहां पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसमें एक टेक्स्ट टाइप कर दिया अपने चैनल का नाम। तो डॉक्यूमेंट में किसी भी लोकेशन पर यदि आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स हमें इंसर्ट टैब के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जिगजैग रेड अंडरलाइन ब्लैंक को रिप्रेजेंट करती है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जिगजैग रेड अंडरलाइन ब्लैंक को रिप्रेजेंट करती है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड की जो फाइल होती है डॉक्यूमेंट, उसमें यदि रेड कलर की जिगजैग अंडरलाइन आ रही है तो वह क्या प्रदर्शित कर रही है। रेड अंडरलाइन और जिगजैग मतलब इस प्रकार की, इस स्टाइल की एक रेड कलर की अंडरलाइन आती है किसी वर्ड के नीचे, तो वह क्या रिप्रेजेंट करती है? यह रिप्रेजेंट करती है स्पेलिंग की एरर को। स्पेलिंग की एरर को जब आप एमएस वर्ड में किसी वर्ड की स्पेलिंग को रॉन्ग टाइप करते हैं, गलत टाइप करते हैं, तो उस वर्ड के नीचे इस स्टाइल में, जिगजैग स्टाइल में रेड कलर की अंडरलाइन शो की जाती है, जो कि यह रिप्रेजेंट करती है कि आपने उस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग टाइप करी है। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिक स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करता है। यदि आप किसी वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं तो उस वर्ड के नीचे रेड कलर की जिगजैग लाइन शो की जाती है, और यदि आप ग्रामर की मिस्टेक करेंगे, ग्रामर की, तो ग्रीन या ब्लू कलर की लाइन शो की जाती है। ग्रीन या ब्लू। एमएस वर्ड के जो पुराने वर्जन्स हैं उनमें ग्रामर की मिस्टेक को ग्रीन कलर की अंडरलाइन से शो किया जाता था, जबकि एमएस वर्ड के नए वर्जन्स में ब्लू कलर की अंडरलाइन से शो किया जाता है। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक शो करते हैं रेड कलर की जिगजैग अंडरलाइन से, और यदि ग्रामर की मिस्टेक होती है तो ब्लू कलर की जिगजैग अंडरलाइन से शो किया जाता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आपने एमएस वर्ड में किसी शब्द की स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक करी है तो उसको करेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर की आपसे शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, जो कि होती है F7, और आपसे पूछा जा सकता है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में। यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रेड कलर की जो अंडरलाइन होती है जिगजैग स्टाइल की, वह स्पेलिंग की मिस्टेक को या स्पेलिंग की एरर को रिप्रेजेंट करती है। हम इसको एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर यदि हम किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो आप देख सकते हैं उस वर्ड के नीचे रेड कलर की जिगजैग अंडरलाइन शो की जा रही है, जो कि यह रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने इस वर्ड की गलत स्पेलिंग टाइप करी है। अब यदि आप इस स्पेलिंग को करेक्ट करना चाहते हैं, इसको सुधारना चाहते हैं, तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो कि रिव्यू टैब में प्राप्त होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, जो कि होती है F7। F7 से भी स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज किया जा सकता है, और यह ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, जो कि स्पेलिंग के लिए आपको करेक्ट वर्ड भी सजेस्ट करेगा।
आप उन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट को दाईं ओर थोड़ा सा तिरछा बना देता है? निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट को दाईं ओर थोड़ा सा तिरछा बना देता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे आप इसको कंफ्यूज हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट को दाईं ओर थोड़ा सा तिरछा बना देता है? आपने देखा होगा जब आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं और टेक्स्ट को यदि आप थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं, स्टाइलिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है इटैलिक का। इटैलिक एक फॉन्ट का फीचर है जो कि आपके टेक्स्ट को राइट साइड पर थोड़ा सा मूव कर देता है, तिरछा कर देता है, जिससे आपका टेक्स्ट थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इटैलिक। इटैलिक टेक्स्ट को राइट साइड पर थोड़ा सा तिरछा कर देता है। इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+I। कंट्रोल+I। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+B। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+U। और यदि आप MS वर्ड में टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या है? टेक्स्ट को सिंगल लाइन से क्रॉस करना, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। यदि आप MS वर्ड में टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है Alt+H4। Alt+H4 से हम MS वर्ड में टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। और यदि एक्सेल में करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+5। स्ट्राइक थ्रो के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट की है Alt+H4, MS एक्सेल में है कंट्रोल+5। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इटैलिक। हम इन सभी शॉर्टकट की को MS वर्ड पर प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट है। यदि हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+I को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कंट्रोल+I से हमारा टेक्स्ट इटैलिक होता है। इसी प्रकार से कंट्रोल+B से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल+U से हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। यदि आपको टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो करना है तो आप Alt+H4 प्रेस करें। Alt+H4 से हम MS वर्ड में टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। यहां पर हमने कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सभी प्रकार की एरर ब्लैंक कैरेक्टर से स्टार्ट होती हैं। MS एक्सेल में सभी प्रकार की एरर ब्लैंक कैरेक्टर से स्टार्ट होती हैं। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में यदि कोई एरर आ जाती है तो वह किस कैरेक्टर से या किस सिंबल से स्टार्ट होती है? जब हम MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई फंक्शन लगाते हैं और यदि हम उसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो वहां पर हमें एक एरर मैसेज शो किया जाता है, एक एरर शो की जाती है। हमसे पूछा गया है MS एक्सेल में सभी प्रकार की एरर किस कैरेक्टर से स्टार्ट होती हैं। तो MS एक्सेल में जब भी कोई एरर आती है तो वह एरर हैज सिंबल से स्टार्ट होती है। हैज सिंबल से MS एक्सेल में जो भी एरर आती हैं वर्कशीट में वह किस सिंबल से स्टार्ट होती हैं? हैज सिंबल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक फंक्शन लगाया सम फंक्शन। सम फंक्शन करता क्या है? नंबर को ऐड करता है। हमने यहां पर दिया 5 और 5, तो यह हमें आंसर दे देगा 10, क्योंकि सम फंक्शन क्या करता है? नंबर को जोड़ता है। लेकिन हमने यहां पर सम फंक्शन में नंबर के स्थान पर 2 कैरेक्टर दे दिए, A, B, और हमने एंटर की को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं सम फंक्शन ने हमें एक एरर दी है। और जो एरर स्टार्ट हुई है वह किस सिंबल से स्टार्ट हुई है? हैज सिंबल से। तो जब भी आप MS एक्सेल में कोई मिस्टेक करते हैं वर्कशीट पर, फॉर्मूले में, फंक्शन में, तो जो भी एरर आती है वह किस सिंबल से स्टार्ट होती है? हैज सिंबल से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साइज में सबसे छोटा होता है? निम्न में से कौन
साइज में सबसे छोटा होता है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन साइज में सबसे छोटा होता है। लैन, मैन, वैन और पेन। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि यह चारों क्या हैं। यह चारों नेटवर्क के टाइप हैं। नेटवर्क के टाइप होते हैं लैन, वैन, मैन, पेन। यह चारों नेटवर्क के टाइप हैं। नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स को और मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। यहां पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं यह सभी कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप हैं। पहला है लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा है बैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और चौथा है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह चारों नेटवर्क के टाइप हैं और सभी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क के जो टाइप हैं उनमें सबसे छोटा होता है पेन। पेन, पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी टाइप हैं उन सभी में सबसे छोटा कौन होता है? पेन। पेन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा होता है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि इंटरनेट जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैन, जिसके द्वारा हम एक सिटी के अंदर या एक सिटी से दूसरी सिटी में नेटवर्किंग करते हैं, मैन नेटवर्क। और लैन, किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी घर के अंदर नेटवर्किंग करने के काम में आता है लैन नेटवर्क। तो यहां पर हमने कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेन। पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर है? निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर के मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में इंस्टॉल होता है और वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज यह भी एक वेब ब्राउजर है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो एमएस एज है यह माइक्रोसॉफ्ट एज है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह एक वेब ब्राउजर है। जबकि गूगल तो एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन अलग होता है, वेब ब्राउजर अलग होता है। वेब ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करती हैं। तो वेब ब्राउजर अलग है और सर्च इंजन अलग है। गूगल, बिंग और याहू सर्च इंजन है, जबकि एमएस एज मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट। कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी,
ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, लेकिन क्यूब नाम की टोपोलॉजी नहीं होती है। स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, लेकिन क्यूब नाम की टोपोलॉजी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूब टोपोलॉजी नहीं होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन मेन्यू ओपन करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की होती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन मेन्यू ओपन करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की होती है। यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। यदि हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन मेन्यू ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? रन मेन्यू क्या होता है? रन मेन्यू के द्वारा हम किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी फोल्डर को, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। रन मतलब किसी चीज को रन करना, ओपन करना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन मेन्यू को ओपन करने के लिए विंडोज की के साथ आर की को प्रेस करना है। विंडोज प्लस आर रन मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज की के साथ आर की को प्रेस करने पर रन मेन्यू ओपन हो जाता है। हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। हमने विंडोज प्लस आर को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं रन मेन्यू ओपन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हम इससे नोटपैड को ओपन करते हैं तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड और एंटर किया तो हमारे सामने नोटपैड ओपन होकर आ जाता है। रन मेन्यू के द्वारा हम किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। और रन मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? विंडोज प्लस आर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में डाउनलोड लिस्ट ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर में डाउनलोड लिस्ट ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी वेब ब्राउजर से पूछा गया है। अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में वेब ब्राउजर को समझा था कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। अब हमसे पूछा गया है वेब ब्राउजर में यदि हमें डाउनलोड लिस्ट ओपन करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? वेब ब्राउजर में आपने अभी तक जो जो डाउनलोड किया है, जो भी फाइल आपने, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करे हैं, उनकी लिस्ट देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? वह शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। वेब ब्राउजर में यदि आपको डाउनलोड लिस्ट ओपन करनी है, डाउनलोड पेज ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर में डाउनलोड लिस्ट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की होती है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज। यदि हमें यहां पर अपनी डाउनलोड लिस्ट ओपन करनी है तो हम कंट्रोल के साथ जे को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस जे से डाउनलोड लिस्ट ओपन हो जाती है। आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसमें आप कंट्रोल प्लस जे से डाउनलोड लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में 2 या 2 से अधिक रो एंड कॉलम्स को कंबाइन करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में 2 या 2 से अधिक रो या कॉलम को यदि हमें कंबाइन करना है मतलब मिलाना है, तो हम किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें 2 या 2 से अधिक रो या कॉलम को कंबाइन करना है, मिलाना है, तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? वह ऑप्शन होता है मर्ज सेल्स। मर्ज मतलब क्या है? मिला देना। तो एक्सेल में आपकी जो रो और कॉलम होते हैं, यदि आप उनको कंबाइन करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन होता है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल के द्वारा हम रो को, कॉलम को या रो और कॉलम को एक साथ भी मर्ज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मर्ज सेल ऑप्शन के द्वारा हम रो और कॉलम को कंबाइन कर सकते हैं। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हमें कुछ रो, कुछ कॉलम या रो और कॉलम मर्ज करने हैं तो पहले हम उनको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमने जो भी रो कॉलम सिलेक्ट करे थे वह हमारे सामने
एक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मतलब कि वह सभी आपस में मिल जाते हैं। यह होता है मर्ज सेल्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होता है? पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है। पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होता है? पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा प्रदान करता है। प्रेजेंटेशन के द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को यूजर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होता है? फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर एक लोकेशन से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करता है। एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन होता है जो कि एक लोकेशन से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरी लोकेशन पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? वह होता है फॉर्मेट पेंटर, जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्राप्त होता है। क्लिपबोर्ड में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर में फॉर्मेट पेंटर होता है जो कि फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है और यह कॉपी पेस्ट से संबंधित ऑप्शन है, इसलिए हमें प्राप्त होगा क्लिपबोर्ड ग्रुप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं पावर पॉइंट में। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। जब आप होम टैब में क्लिपबोर्ड सेक्शन को चेक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर, जिससे हम फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यह ऑप्शन एमएस एक्सेल में भी होता है और यह ऑप्शन एमएस वर्ड में भी होता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में ही फॉर्मेट पेंटर होता है जो कि फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करता है और यह क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।